एक और सवाल आता है कि आईवीएफ से जब जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं। दो अवधारणा होते हैं, एक या तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक के बच्चा पता नहीं सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग हो या पूरी तरह स्वस्थ ना हो। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट पार्ट? काफ़ी सारे पेरेंट्स आते होंगे आपके ऐसे बोलने के लिए कि पता नहीं हमारा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या तो फिर ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं होगा। आईवीएफ से हुए बच्चे एकदम नॉर्मल होते हैं। उनका बहुत इंटेलिजेंट होना या अलग होना सिर्फ नोटिस होता है। एक जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत इंटेलिजेंट और अलग बच्चे होते हैं जो भी नेचुरल कंसेप्शन से हुए हैं बट वैसे हैं। सेम आईवीएफ में है, एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू आप ही के गेमीट्स यूज़ करके अंडा और शुक्राणु बना के जो आपके अंदर एम्ब्रियो डाला है उसमें बहुत कम चांस जो एबनॉर्मल होने का या अबॉर्ट होने का होता है वो उतना ही चांस नेचुरल प्रेगनेंसी का होता है। आई वुड से कि आईवीएफ में तो थोड़ा कम ही होता है ना। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं अगर आपके गेमीट्स नॉर्मल है तो है ना। अगर आपका अंडा और शुक्राणु नॉर्मल है जिससे तो नॉर्मल बच्चा हो सकता है तो आपका आईवीएफ से हुआ बच्चा भी नॉर्मल होगा, वो आप ही का बच्चा है। एक और चीज़ होती है आजकल ना, लेट मैरिजेस होने लगी है। मतलब लोग सोचते हैं 30 ज़्यादा न्यू 20s। तो अब क्या जो महिलाएं हैं वो अपने एग फ्रीज कराने लगी हैं। तो उसमें एक और सवाल आता है कि क्या एग फ्रीज कराने से बच्चा एबनॉर्मल होने का खतरा बढ़ जाता है ज़्यादा लंबे समय तक अगर एग फ्रीज रहता है तो? पहले तो एक बात बहुत क्लियर कर देते हैं हम लोग कि अगर आप 30s में और इन द थिंकिंग योर 20s वो गलत है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अभी भी वही है, 30s ही है। आपके एग काउंट कम ही हो रहा है। आप यंग हो रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बट एग आपका उतनी ही जल्दी खत्म हो रहा है। सो आपको एग फ्रीजिंग तो कराना ही कराना है। एग फ्रीजिंग की अवेयरनेस भी बहुत कम है अभी। लाइक मेरे पास अभी भी जो आ रही हैं लेडीज़, या तो वो डाइवोर्स केसेस हैं या फिर कुछ कैंसर पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी देने से पहले हम एग फ्रीजिंग कर रहे हैं, या फिर हम ही क्लिनिक में एडवाइस करते हैं कितने कपल्स को कि बहुत सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, अभी बच्चा नहीं करना तो अभी पहले एग फ्रीज करा लो। एग फ्रीजिंग बहुत आसान होता है। हम फीमेल्स को 10 दिन का इंजेक्शंस देते हैं विच इज़ पेनलेस। एग्स निकालते हैं, उनको फ्रीज कर लेते हैं। ये फ्रीजिंग 10 ईयर्स तक हो सकती है। इसको निकालने के बाद जब हम स्पर्म से मिला के बेबी बना के डालते हैं, मेरा ये सजेशन है कि बिना जेनेटिक टेस्टिंग किए हमें बेबी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमने एग्स को फ्रीज किया हुआ है क्रायो कैन्स में फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो मीडिया में है, थोड़ी तो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। प्लस हम एग को निकालने के बाद वापस वार्म करते हैं, उसके अंदर स्पर्म डालते हैं। तो जो भी कहो थोड़ा सा तो मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है ना, कि एक इंजेक्शन से स्पर्म जा रहा है, थोड़ा ब्रेकेज है। सो इन एम्ब्रियो की जो बेबीज़ हैं हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जिसको PGT-A बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि कौन सा एम्ब्रियो हेल्दी है और वही एम्ब्रियो फिर हम ट्रांसफर। एक और चीज़ हो जाती है, काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब काफ़ी सारी महिलाएं, उन्हें यही नहीं पता कि एग फ्रीज कराने की राइट एज क्या है। मतलब कब जाके एग फ्रीज करा देना चाहिए? जब आपको पता है ना अपने अगले टाइम तक, आपको ये टाइम नहीं पता कि फैमिली कब बिल्ड करनी है, आप एग फ्रीज करा लो। अच्छा। अगर आपको 26 पे पता है कि मैंने 35 तक बच्चे नहीं करने तो आप एग फ्रीज करा लो। ओके, मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। 34 का होने का वेट नहीं करना, ठीक है। तो जितना आप जल्दी कराओगे उतना क्वालिटी और नंबर दोनों बेटर मिलेंगे। टू बी ऑन अ सेफ साइड, 35 पे नेचुरल कंसीव कर गए, वेल एंड गुड, वो रखे हुए हैं तो वो तो है ही, मतलब तो सेकंड ऑप्शन तो है ही। एक और चीज़ होती है आजकल ना, लोग जब आईवीएफ कराने जाते हैं, मुझे नहीं पता हाउ मच इट इज ट्रू और नॉट, पर जब बच्चे कराने जाते हैं आईवीएफ की जब प्रोसेस चल रही है तो बोलते हैं यार हमारा बच्चा ना कोशिश करना थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, मतलब ऐसे कर्ली बाल मैं तो पूछती हूँ आपके हस्बैंड जितने अच्छे दिखते हैं वही दिखेगा। मतलब लोग बोलते हैं गोरा बच्चा होना चाहिए, हमारे पसंद के गुण होने चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, मतलब ऐसे चीचा चूचू नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब ऐसा कोई मांगता है ऐसे जब आते हैं तो पेरेंट्स? अनरियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ओके। हाँ, लेकिन उनको उसी टाइम पे बताया जाता है दैट कौन सी एक्सपेक्टेशन सही है और कौन सी गलत है ना। आपका बच्चा आपके जैसे ही होगा, तो इसलिए अनरियल एक्सपेक्टेशंस को उसी टाइम बता दिया जाता है। बिकॉज काफ़ी लोग इधर उधर से पढ़ के इंस्टाग्राम वगैरह देख कर आते हैं, सब कुछ देख के आते हैं, तब उनको लगता है कि हम कुछ भी पॉसिबल है। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है। जो पॉसिबल है वो उनके एग से और उनके स्पर्म से ही आना है। एक और सवाल है, कई सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि चलो आईवीएफ तो कराने जा रहे हैं, पर हमने चलो खर्चा भी कर दिया, अपने पैसे भी लगा दिए, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कई बार फेल होने की संभावना, तो उस पर क्या कहना है? देखो, आईवीएफ फेल होने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो रीज़न यही है कि जो प्रोसेस हुआ है उसमें इंजेक्शंस कैसे लगे,
लैब में एम्ब्रियो कैसे बना, आपका स्पर्म कैसा था, आपका एग कैसा है, आपके यूट्रस कैसा था, ट्रांसफ़र कैसा हुआ, ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपने एंटीबायोटिक लिया, आपके स्पर्म में कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। प्लस आजकल बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होने लगे हैं जो यूट्रस में बेबी को नहीं ले पाते हैं। प्लस कभी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, कोई दीवार है, सेप्टम है, वो निकली कि नहीं निकली, वो डिटेक्ट हुई थी कि नहीं डिटेक्ट हुई थी। सो अगर आईवीएफ फेल हो गया है तो सबसे पहले तो प्लीज़ संकोच ना करें कि आपको दूसरे डॉक्टर से आके मिलें, बिकॉज एक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ फेल क्यों हुआ। देयर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि आईवीएफ क्यों फेल हुआ। क्या उन एम्ब्रियोज़ की जेनेटिक टेस्टिंग हुई थी? बिकॉज बहुत सारे केसेस में अगर एम्ब्रियोज अनहेल्दी हैं तो वो जाके अंदर स्टिक नहीं करते हैं। ओके। सो आईवीएफ भी आपको इवैल्यूएट करना है, इसलिए फेल्ड आईवीएफ केसेस मतलब हम डील करते हैं उसमें, बिकॉज वी आर डूइंग जेनेटिक्स, प्रॉपर सर्जिकल केसेस लेते हैं जिसमें सेप्टम है, हम दीवार काट रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये एक स्मॉल टॉपिक नहीं है, और बहुत कपल परेशान होते हैं जब हमारे पास आते हैं। उनको समझाना इतना मुश्किल होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और अगर आप ये सॉर्ट करोगे तो हो सकता है आपका बेबी आराम से हो जाए। तो एक फेल्ड आईवीएफ डजंट मीन ख़त्म हो गया।